सो मेरे प्यारे बच्चों, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वेरी इजी चैप्टर। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वही बता दूंगा मैं आपको, पर अभी पूरा बढ़िया से एक एक चीज को पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को। टॉपिक का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। पहले वर्क समझना है, फिर एनर्जी समझना है, फिर पावर समझना है। इसके अंदर मैंने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉइंट्स को कवर किया है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है वर्क। सबसे पहले वर्क, तो वर्क को हम बचपन से जानते हैं। वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डॉट एस। एफ डॉट एस का मतलब होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। अच्छा देखिए, ये ऐसा है कि वर्क इज इक्वल टू ए डॉट बी जैसा है, और डॉट का मतलब फिजिक्स में होता है कॉस थीटा। क्या होता है? यानी कि अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क का एक और फॉर्मूला हमारे हाथ में आ गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू में कॉस थीटा इंटू में, जहां पर एफ का मतलब फोर्स है, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, और थीटा का मतलब है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है वो यहां पुट करना है। तो इसे बोलते हैं एफ एस कॉस थीटा। यहां पर जो फोर्स होता है ना इस फॉर्मूले के अंदर, वो होता है कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट मतलब जैसे मैंने बोल दिया फोर्स इक्वल टू 2 न्यूटन, तो ये कांस्टेंट है, तो ऐसा फोर्स मिलेगा आपको। कभी ऐसा लिखे एफ इज इक्वल टू 2x, तो यहाँ पर x क्या है? वेरिएबल, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? और ये है आपका कांस्टेंट फोर्स। तो ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वर्क का, एफ डॉट एस या फिर एफ एस कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा का मतलब पता लग गया फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, यहाँ पर एफ का मतलब पता लग गया कांस्टेंट फोर्स, सारी बात पता लग गई, और एस का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। अब अगला टॉपिक हमारा यहीं पर स्टार्ट होता है। एक बार इसको रीड करो, 1 सेकंड का टाइम लेके। रीड कर लिया सबने? सबको क्लियरिटी है? कभी भी ये क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, कभी भी आज तक क्वेश्चन नहीं आया एग्जाम में कि भाई तुम मुझे ये बता दो कि वर्क क्या होता है। कोई नहीं पूछता। वर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए बस, एफ डॉट एस या फिर एफ एस कॉस थीटा। यानी मैं ऐसे लिखूं रफ भाषा में, तो वर्क का एक फॉर्मूला है एफ डॉट एस, एफ डॉट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या वर्क का एक और फॉर्मूला है एफ एस कॉस थीटा। जब एंगल दिया हो तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो, जब एंगल ना दिया हो तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो, ये डिपेंड्स अपॉन यू। देखिए अगला ये खत्म होते ही अगला टॉपिक जिसके ऊपर एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन का देखो, टॉपिक का नाम क्या है? नेचर ऑफ वर्क। वर्क का नेचर क्या हो सकता है? तो आपका जो वर्क है वो जीरो हो सकता है। वर्क जीरो कब होगा? 3 केस में जीरो हो सकता है। देखिए अगर आप ईमानदारी से देखते हैं, स्क्रीन में बेटा आ रहा है सबको देखना, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। ईमानदारी से देखिए, ईमानदारी से, कि यहां पर वर्क कब जीरो होगा? जब फोर्स जीरो हो जाए, या फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, या फिर एंगल 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि cos 90 क्या होता है? जीरो। तो ध्यान रखना, वर्क आपका जीरो हो सकता है कब कब? जब फोर्स जीरो हो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, एंगल 90 डिग्री हो। एग्जाम में 2019 के 19 नहीं शायद 20 में क्वेश्चन आया कि एक पत्थर को पुश करने में वर्क जीरो क्यों है? क्योंकि पत्थर हिला ही नहीं। अरे पत्थर का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। इतनी सी बातें नहीं लिख पाओगे आप लोग, मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि दीवार को एक इंसान धक्का मार रहा था, वर्क जीरो है। क्यों भाई? क्योंकि दीवार का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, दीवार हिला ही नहीं, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो था, इसलिए वर्क जीरो है। फिर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भैया जो कूली है, कूली किसकी बात कर रहा हूं मैं? कूली। तो जो कूली के द्वारा किया गया वर्क जीरो होता है, क्योंकि पता है देखो ऐसा है, हाँ एंगल 90 हो जाता है कूली के केस में। देखो कूली जो है, मान लो ये कूली है, ये बंदा कोई कूली है, ठीक है। अब ये कूली अपने सर पे वजन लिए हुए, क्या लिया हुआ है? वजन। इसने अपने सर पे वजन लिया हुआ है, ये हाथ है, हाथ। अब वजन लिया है तो आपको पता है जो वेट है, वेट ऐसे बहुत रफली बता रहा हूं, वेट किधर होगा? वेट होगा नीचे, वेट नीचे होगा। तो वेट नीचे है और बंदा आगे बढ़ रहा है, ऐसा कह सकते हो फोर्स नीचे है और जा कहां रहा है? वो आगे। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? नहीं समझ में आया? नीचे फोर्स और बंदा आगे, तो एंगल कितना हो गया? 90। तो हम कहते हैं कि वर्क डन बाय कूली इज जीरो। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो छोटी मोटी बातें समझना कि एग्जाम में कूली वाला क्वेश्चन आएगा, तुम तो बोलोगे नहीं रियल में कूली ने तो काम किया है। भाई रियल में कूली ने काम किया है, पर फिजिक्स के हिसाब से उसने काम नहीं किया है। मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं, तुम्हारी मम्मी ने कहा कि बेटा इस अलमारी को उस कोने तक पहुंचा दे, और तुम 4 साल के हो, तुमने पूरी जान लगा दी अपनी, चुप हो जाओ, तुमने पूरी जान लगा दी उस अलमारी में, सुबह पसीने पसीने तर बदर हो गए, और अलमारी का वही है। मम्मी आते ही कह रही है निकम्मा कहीं का, नकारा कहीं का,
एक छोटा सा काम दिया था, तुमने काम भी नहीं किया। तो तुमने काम किया नहीं किया? तुमने तो किया। तो तुम्हारे हिसाब से काम हुआ है, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से काम, फिजिक्स काम तभी मानेगा जब डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्या हुआ? मेरी बात ही समझे? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो फिजिक्स अलग हिसाब से काम करता है और हमारे सोच अलग हिसाब से काम करते हैं। बेटा बाहर जाओ जल्दी। तुम लोग जिस व्यक्ति को अपने टीचर के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, अपने काम के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, 1.5 घंटे के लिए यहाँ पे आते हो, 1 घंटे के लिए, 1.5-2 घंटे के लिए यहाँ पे आते हो, उसमें भी बातें करनी, बकबक करनी है, कूल समझते हो अपने आप को तुम? कीड़े मकोड़े पर जैसे रह जाओगे जीवन भर। इंसान अगर पैदा हुए हो तो इंसान बनने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती, सुनना पड़ता है। पहले दूसरों को सुनो। मैं यहाँ पर इतने बढ़िया से ट्राई कर रहा हूँ कि तुम्हें हर एक चीज बताई जाए और तुम बकबक कर रहे हो। इतनी 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। लिमिट पार नहीं करना है, मैं उठा के फेंक दूंगा यहां से। मैं डोंट गो बियॉन्ड द लिमिट। और ये गुस्सा करने वाली बात नहीं, सच बात है ये। इफ यू डोंट रिस्पेक्ट, ठीक है कोई बात नहीं, जाओ यहां से। पढ़ना है तो पढ़ो यार, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। खुद को डिस्टर्ब कर रहे हो, मेरा मूड डिस्टर्ब कर रहे हो बार बार। तो वर्क डन हमारा हो सकता है 0। नेचर ऑफ वर्क क्या हो सकता है? 0। जब फोर्स 0 हो, डिस्प्लेसमेंट 0 हो, एंगल 90 हो। कूली केस में एंगल 90 बनता है। सिंपल पेंडुलम के केस में भी एंगल 90 बनता है। देखो अगर कोई पेंडुलम है यहां पे और आपने पेंडुलम को यहां कर दिया, तो देखो यहां पर अब आना ये इस तरफ चाहता है ना, और जो फोर्स होता है रस्सी में इस तरफ होता है। पेंडुलम समझते हैं? पेंडुलम तो टेंशन जो है, टेंशन जो टेंशन है वो 90 डिग्री बनाता है। कितना बनाता है? टेंशन मेक्स 90 डिग्री। तो वर्क डन इसके केस में भी 0 होता है। तो सिंपल पेंडुलम के केस में वर्क डन बाई टेंशन, टेंशन मतलब स्ट्रिंग के अंदर का फोर्स 0 होता है, ध्यान रखना। तो ऐसे अगर कभी क्वेश्चन आए कि वर्क क्यों 0 है और तुम्हें आइडिया ना हो, तो सबसे पहले चेक करो फोर्स है कि नहीं। अगर फोर्स है तो फोर्स का आंसर मत लिखना। फिर चेक करो कि वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट है तो समझना आंसर एक ही। अगर फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट भी है तब भी वर्क 0 है, तब भी वर्क क्या है? तो आंसर होगा 90 डिग्री। आंख बंद करो, 90 लिखो, कभी गलत नहीं होता, कभी गलत नहीं होगा। तुम्हें पता भी नहीं कहां कहां पे 90 बन रहा है। तुम्हें पता है कि कहां कहां पर 90 बनता है? अरे तुम्हें एंगल पता है कि कहां कहां 90 बनता है? मैंने बोला कि सर्कुलर मोशन में वर्क डन 0 है, सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स द्वारा वर्क डन 0 है। तुम बोलोगे यार सर्कुलर मोशन है तो फोर्स है, एक्सेलरेशन तो है, चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी है, दोनों है, फिर वर्क क्यों 0 है? एंगल 90 होगा। कितना एंगल? 90। तो अपने आप आंसर लिख के आना है। जहां पर तुम्हें लगे कि वर्क 0 नहीं होना चाहिए और वहां पर वर्क 0 है, मतलब एंगल कितना हो जाएगा? 90। समझे मेरी बात को? नहीं समझे? क्योंकि देखो जब हम सर्कुलर मोशन करते हैं, सुनो मेरी बात, जब हम सर्कुलर मोशन करते हैं तो फोर्स इस तरफ जो फोर्स होता है, फोर्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ होता है और पार्टिकल आगे बढ़ रहा होता है। पार्टिकल तो कितना एंगल बन रहा है? 90। इसलिए वर्क डन कितना होता है? तुम कहोगे यार वर्क हो तो रहा है, काम हो तो रहा है, भैया 0 ही होगा वो। क्यों? फिजिक्स के हिसाब से। नहीं बात समझे? अब मैं दिन भर इस दीवार को ढकेलता रहूं, पसीना पसीना हो जाऊं और कहूं मैंने बहुत काम किया है साहब, बहुत काम किया है, फिजिक्स कहेगा नहीं, मेरा दीवार नहीं हिला, कोई काम। तो फिजिक्स अलग तरीके से बात करता है। अब लॉजिक ढूंढो भी मत, ठीक है? फिजिक्स तो ये हमने सीख लिया। अब देखो यहां पर क्या है, वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है। वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? जब हमारा एंगल, देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात चल रही है, अगर हमारा, देखो मैं छोटी सी बात सिखाता हूं, जो अगर कॉस थीटा ना, कॉस थीटा की बात करें तो इसमें थीटा अगर 90 तक है, कितने तक है? 90 तक, तो हम मानते हैं कि भाई पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्या देगा? मतलब 90 में तो 0 हो जाता है। मतलब देखो ना, cos 0 कितना होता है? cos 0 1 होता है, फिर 90 तक, समझ रहे बात को? लेकिन अगर 90 को पार कर लोगे ना तो cos आपका cos थीटा हो जाता है नेगेटिव। क्या हो जाता है? 90 के बाद cos थीटा नेगेटिव हो जाता है। सुनो मेरी बात, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा अगर थीटा 90 से कम हुआ। एंगल अगर 90 से कम है तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर आपका एंगल 90 से बड़ा हो गया तो वर्क डन क्या हो जाएगा? क्योंकि cos 90 से पहले पॉजिटिव होता है और 90 के बाद क्या होता है? अगर cos पॉजिटिव तो वर्क पॉजिटिव, वर्क cos नेगेटिव तो वर्क। क्या बात समझ में आ गया? तो ये नेचर ऑफ वर्क डन वाला टॉपिक हमने कर लिया। याद कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला होता है 0 वाला, कि फोर्स 0 तो वर्क 0, डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क 0।
और आइडिया नहीं लग रहा कि क्यों है वर्क 0, तो एंगल क्या, आंसर क्या होगा 90। समझ में अगर आइडिया नहीं लग रहा कि भाई क्यों है 0, तो 90 लिख के आ जाना। वो टीचर हंसते हंसते आंसर देगा, हंसते हंसते, खिलखिला के, मजाक नहीं, मतलब आंसर बोल रहा हूँ, नंबर देंगे, ठीक है। सो गाइज वी आर एट व्हाट, देखो वॉगडन, मैं बताऊं मुझे दुख क्यों होता है, मैं ऑलवेज ट्राई करता हूँ कि यार हर बच्चे को अच्छी एजुकेशन, अच्छा मिले, अच्छा कुछ लाइफ में बने, बट देखो अपनी फैमिली की सिचुएशन देखते हो आप लोग कि पापा कितना काम, अच्छा मतलब पापा इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, मम्मी इतना हार्डवर्क कर रही है, इतना स्ट्रगलिंग है, स्टिल आप लोग ऐसी बचकानी हरकतें करते हो। यार 11th क्लास के बच्चे को हम बच्चा कहेंगे क्या? तुम्हें मतलब बाकी गाली देने के लिए, दोस्तों के सामने कूल बनने के लिए, फालतू जोक जोक मतलब हर चीज के लिए तुम बच्चे नहीं हो। एंड जहां पढ़ाई की बात है, सीरियसनेस की बात है, वहां तुम बच्चे बन जाते हो कि हम तो बच्चे हैं भाई, बच्चे ऐसे ही होते हैं। क्यों फिर गर्ल्स ऐसे क्यों नहीं है अभी फिलहाल, बॉयज क्यों ऐसे हो जाते? क्योंकि भाई क्या बोलूं मैं तुम लोगों को, तुमने हद मचा दी। सीरियसनेस पता है, मजाक के वक्त मजाक, पढ़ाते वक्त पढ़ा, मैं हंसी मजाक नहीं करता कि मैं करता हूँ, जब मुझे फील होता है कि नहीं भाई ठीक है, थोड़ा अच्छा थोड़ा ऐसा नॉर्मल हो जाते तो हो जाते। पढ़ाई के वक्त तो यार सीरियस होना है सबको, है ना। देखो वक्त से पहले जो भी मिला है वो गलत है, जिसको भी वक्त से पहले जो भी मिल रहा है सब गलत है। हर चीज वक्त पर ही सही लगती है, तो हंसी मजाक वक्त पे सही है, पढ़ाई लिखाई वक्त पे सही है, कहीं घूमने जाना है तो वक्त पे सही है। तो इस बात को समझो, अगर तुम्हें ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो समय तुम्हें अपने आप समझाएगा। समय, टाइम इज वेरी पावरफुल। मतलब टाइम ऐसा नहीं होता कि टाइम तुम्हें ऐसे प्यार समझा रहा है जैसे मैं समझा रहा हूँ कि बेटा पढ़ लो यार, ऐसे नहीं। टाइम ऐसे बाल पकड़ता है, जमीन पर पटकता है 4 बार, समझ रहे हो? तो उसका इंतजार करो। जो टाइम है तुम्हारा बाल पकड़ेगा, जमीन पे तुम्हारी नाक को रगड़ेगा, अपने आप पता लग जाएगा। जब तुम कुछ भी नहीं बनोगे, कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। लड़के हो तो लाइफ और हार्ड है, लड़की हो तो बहुत ज्यादा हार्ड है ना, बिना एजुकेशन के। फिर तुम्हें जीवन भर किसी के अंडर रहना पड़ेगा, वो जो बोल रहा है, जैसे कर रहा है वैसे मत। तो बहुत सारी बातें होती है लाइफ में, अभी तुम्हें पता नहीं है, तुम अभी माँ बाप तुम्हें सब कुछ दे रहे हैं हाथ में, तो यू आर फीलिंग कि हाँ भाई ठीक है, लेकिन जिस दिन उनका साया हटेगा पता लग जाएगा अपने आप की व्हाट इज लाइफ, है ना, अपने आप पता लग जाएगा, वो देख लेना तुम, ठीक है। अपने आप पता लगता है यार, टाइम आएगा, अपने आप देख लेना। सो यहाँ तक तो हम समझ गए। नाउ द टॉपिक इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, है ना। तो अब वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या, मैं पहले समझा चुका हूं मैं। देखिए वेरिएबल फोर्स से मेरा तात्पर्य क्या होता है हमेशा, वेरिएबल फोर्स मीन होता है कि भैया फोर्स ऐसा लिखा है कुछ 2 × x, यानी अगर x की वैल्यू 1 होगी तो फोर्स कितना आएगा 2 न्यूटन। x की वैल्यू 2 होगी, 2 पुट करो x की वैल्यू, तो फोर्स कितना आ गया 4 न्यूटन। यानी फोर्स समय समय पर चेंज हो रहा है, फोर्स समय समय पर। तो जब भी हमारा फोर्स वेरिएबल होता है, वर्क डन का फॉर्मूला है ना, इंटीग्रेशन से करते हैं हम, F × dx, जहां F का मतलब होता है फोर्स और dx का मतलब होता है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। क्या मतलब होता है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। और ये इंटीग्रेशन है, क्या ये इंटीग्रेशन। तो आपको F × dx का इंटीग्रेशन करना पड़ता है। अच्छा अगर मैं ग्राफ बनाऊं, यहाँ पे ग्राफ, इधर देखो, ये फोर्स है और ये है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक से लाइन खींचूं, एक मैंने रेक्टेंगल लिया, क्या लिया, एक रेक्टेंगल। तो आप ठीक से एक चीज को फील करो मेरे साथ, ये जो दूरी होगी, दूरी ये तो dx होगा, क्या होगा बोलो, dx क्यों होगा, क्योंकि बहुत छोटा सा लिया मैंने, क्या लिया है, दिख रहा है आप लोगों को, dx मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है, इस तरफ क्या है f। तो ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं बताओ, हाइट इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ किसके बराबर होगा, f के बराबर, दिख रहा है आपको, ये f है ना, तो लेंथ हो गया f के बराबर, और विड्थ किसके बराबर हो गया, dx के बराबर। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बताओ, f इंटू, यानी कि f इंटू dx का मतलब एरिया भी होता है, क्या होता है, यानी कि जो वर्क है हम एरिया से निकालते, किससे निकालते, वर्क या तो इंटीग्रेशन से निकालेंगे या तो वर्क हम एरिया से निकालेंगे। क्या सबको ये बात समझ में आती है? तो देखो यहां पर हमने क्या लिखा है, तो हमने ये लिखा है कि जब भी आपको ग्राफ दिया हो, क्या दिया हो, तो उसका अगर आप एरिया निकालोगे तो आपको ऑटोमेटिक क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा वर्क। क्या मिल जाएगा आपको, ऑटोमेटिक। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, पक्का पक्का। इसमें सब आ रहा है, नहीं आ रहा, आ ही रहा होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, मतलब अगर कभी ग्राफ दिया होगा, जैसे मुझे किसी ने ऐसे बोल दिया कि भाई साहब बात ऐसी है, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, उसने फोर्स ऐसे दिया, डिस्प्लेसमेंट दिया, और वो कह रहा है भाई साहब बात ऐसी है ना, बताओ कितना वर्क हुआ। तो मैं कहूंगा या तो इंटीग्रेशन या तो एरिया। वो ऐसे दे देगा आपको कि ये 2 है, ये फोर्स है 4,
ऐसे कुछ भी दे देगा यार, फोर्स हो गया 1 दे दिया उसने 1, बताओ भाई कितना वर्क होगा। तुम कहोगे पगले मुझे एरिया निकालना है, तो लेंथ इंटू विड्थ, 2 इंटू 1 2। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ गया ना, मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम बोलेगे ये बंदा अच्छा नहीं पढ़ाता। अगर उसने ट्रायंगल दे दिया ना, ट्रायंगल, भाई कितने सारे कूद जाएंगे पता है तुम्हें। गलती से ट्रायंगल दे दिया, अब ट्रायंगल का उन्हें पता है क्या, अब उनको ट्रायंगल का वही पता नहीं है, क्या बोलते हैं उसे भाई, ट्रायंगल का फॉर्मूला नहीं पता होगा एरिया का, फंस जाएंगे वो बोल देंगे आपको ये कि ये 2 है, ये बोल देंगे ये मान लो 3 है, अब बोलेंगे बताओ वर्क कितना है। अब घर से ये पढ़ के गए, इसका कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनको ट्रायंगल, मतलब बोलता रहा हूँ 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 3, हाइट कितना है 2, तो आंसर कितना आ गया 3 जूल, कितना आ गया 3 जूल आ गया वर्क। यानी कि मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं, थिंग्स आर इजी, कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी है, आप अप्लाई नहीं कर पाते, रीजन कि आप बहुत बेसिक बातें नहीं आती आपको ये सब नहीं आता कि कैसे वर्क निकाले, कैसे एरिया निकाले, सिंपल बातें तो आपको आनी चाहिए। ठीक है, बात समझ पा रहे हो अच्छे से। नाउ अब ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। देखो हमने अभी क्या खत्म किया, हमने वर्क को खत्म किया। किसको खत्म किया, वर्क। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द टॉपिक है हमारे पास एनर्जी। टॉपिक का नाम क्या बेटा, एनर्जी। अब एनर्जी के बारे में हम सब जानते हैं, एनर्जी का बहुत सीधा मतलब होता है। सीधा मतलब क्या होता है बताओ, एनर्जी इज बेसिकली व्हाट, कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क। अब देखो मेरे अंदर एनर्जी ज्यादा है क्योंकि मैं भाई बहुत काम करता हूं, मेरी कैपेसिटी ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है। मान लो इस बच्चे की कैपेसिटी कम है तो एनर्जी क्या होगी, कोई बिस्तर पे पड़ा हुआ है, क्या एनर्जी है भाई तेरे पास, कोई कैपेसिटी नहीं तेरे पास यार। तो सिंपल सी बात है, एनर्जी बेसिकली कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कि एनर्जी और वर्क दोनों एक ही बात है। नहीं समझे, मैंने कितना काम किया वही मेरी एनर्जी है, मैंने कितना काम किया वही मेरी एनर्जी है। बात समझ में आ रही है ना बात, तो बहुत सिंपल सी बात है। यानी कभी भी फ्यूचर में मुझे एनर्जी निकालना होगा तो मैं वर्क निकालूंगा, क्या निकालूंगा, कि मैंने कितना काम किया वही मेरी एनर्जी बन जाएगी, वही मेरी एनर्जी होगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें इस चैप्टर के अंदर काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ना होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ना होता है। जनरली अगर मैं बात करूं तो पूरे मैकेनिक्स में या पूरे 11th क्लास में काइनेटिक और पोटेंशियल से हम डील करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होता है, ड्यू टू मोशन। काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। जैसे ये पेन अभी मोशन में है तो इस पेन के पास काइनेटिक एनर्जी, किसके पास है, काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी एक होता है, ये होता है ड्यू टू कॉन्फिगरेशन। कॉन्फिगरेशन का मतलब क्या होता है समझाता हूं। देखो जैसे मैंने कहा ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग, अभी स्प्रिंग की ये है कॉन्फिगरेशन। कॉन्फिगरेशन का मतलब समझ लो शेप साइज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, शेप साइज की बात कर रहे हैं। कॉन्फिगरेशन से क्या समझोगे आप, शेप और साइज, ये कॉन्फिगरेशन समझोगे आप। तो देखो इस स्प्रिंग की जो कॉन्फिगरेशन ये है अभी, लेकिन अगर मैंने इस स्प्रिंग को, समझना मेरी बात को, मैंने इस स्प्रिंग को उठा के आगे कर दिया, मैंने इस बॉक्स को, जो बॉक्स है, बॉक्स लगा हुआ है स्प्रिंग से, उसको उठा के आगे कर दिया, थोड़ा सा आगे कर दूंगा तो क्या चेंज हो जाएगी बताओ, कॉन्फिगरेशन चेंज हो जाएगी, कॉन्फिगरेशन चेंज हो जाएगी। तो स्प्रिंग को जैसे खींच दिया उसकी कॉन्फिगरेशन चेंज हो गई। अब तुम छोड़ दो, उछलेगा वो, क्योंकि तुमने उसके अंदर एनर्जी भर दी। कौन सी एनर्जी भर दी, पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे किसी का शेप चेंज करोगे, जैसे किसी का साइज चेंज करोगे, जैसे ही एटम्स के बीच का डिस्टेंस चेंज करोगे, तुरंत एक एनर्जी इसके अंदर डेवलप हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, उसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। क्या नाम है, पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आता है ड्यू टू मोशन, पोटेंशियल एनर्जी आता है ड्यू टू कॉन्फिगरेशन, ड्यू टू कॉन्फिगरेशन। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो ये छोटा सा टॉपिक है, इसको आप एक बार रीड कर लो अच्छे से, एक शॉर्ट नोट्स बना लो, फिर हम फटाफट आगे बढ़ेंगे, है ना। पॉज करना यार, नीचे से कट हो गया। तो हमने अभी देखा था एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमारे पास क्या है सुनिए। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली हाफ mv² होता है, सबको पता होता है, और स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट होती है जूल। अब बात करते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी पढ़ लिया, अब इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर, दो तरीके से होता है, एक कांस्टेंट फोर्स के लिए, एक वेरिएबल फोर्स के लिए। अभी हम वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर और कांस्टेंट फोर्स देख रहे हैं, मतलब फोर्स हमारा कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा समय के साथ। तो इसके लिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम को पहले समझते हैं, स्टेटमेंट देखेंगे, फिर प्रूफ देखेंगे। तो स्टेटमेंट हम क्या देखेंगे, स्टेटमेंट ये ना, देखो ये बहुत लॉजिकल बात है, ये बहुत सिंपल सी बात है। देखो अगर मैं आपसे ये कहूँ, बहुत सिंपल सी बात है, देखो मैंने कहा ये एक बॉल है, यहाँ पे बॉल, और इस बॉल की जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका मास m है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, आप बोलोगे हाफ m
वेलोसिटी का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ये कोई ऐसी बात है कि अजीब सी? नहीं। अगर मान लो इस पर मैं फोर्स लगा दूं, क्या लगा दूं, और कुछ डिस्प्लेसमेंट कर दूं, क्या कर दूं, तो इसकी कुछ वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी कितनी चेंज होगी बताओ? तो मान लो वेलोसिटी 20 हो गई, मान लो कितनी हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बताओ? काइनेटिक एनर्जी हाफ m 20 का स्क्वायर। तो क्या हम फोर्स लगाने पे जैसे कह दे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट लगाने से, फोर्स लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट तो आएगा ही आएगा, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या इसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है? यही वर्क एनर्जी थ्योरम है कि व्हेनेवर यू डू वर्क ऑन अ सिस्टम इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंजेस। नहीं समझे मेरी बात को? तो यही वर्क एनर्जी थ्योरम है। क्या है देखो, जब भी इट स्टेट्स दैट वर्क डन बाय नेट फोर्स, जो भी आपने वर्क किया, नेट मतलब टोटल फोर्स, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी। नहीं समझा आया? अरे वर्क करोगे तो क्या चेंज होगा? काइनेटिक एनर्जी। ये बहुत लॉजिकल बात नहीं है। बच्चे कहते हैं यार साइंस बहुत टफ हो गया, फिजिक्स इज वेरी टफ। क्या टफ है इसमें? ये तो बहुत सिंपल बातें है ना। दैट इज वेरी सिंपल, सिंपल चीज है। तो यहां से प्रूफ देखो, प्रूफ। तो प्रूफ हम कैसे करते हैं इसको? यहां पर आपको दिख रहा होगा, तो लिखा है प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ कांस्टेंट फोर्स। तो हम ये मानते हैं कि अगर कोई बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, इनिशियल क्या है, और फाइनल वेलोसिटी उसकी v हो गई। क्यों? क्योंकि हमने इस पे फोर्स लगाया। क्या लगाया? फोर्स लगा के अगर हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो पहले वेलोसिटी u होगी, बाद में वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो हमें पता है कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as होता है। क्या होता है? 2as। तो मैंने क्या किया, ध्यान देंगे, मैंने ना मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई हाफ m, मैंने हाफ m से यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया हाफ m v स्क्वायर, यहां मल्टीप्लाई कर दिया तो हाफ m u स्क्वायर, और यहां क्या हो गया? हाफ m a s 2। दिख रहा है आप लोगों को? तो 2 से 2 तो कट ही जाएगा। मेरी बात नहीं समझे? अब यहाँ पर देखो जादू हो गया। जादू कैसे हो गया? मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है। देखो दोबारा बोल रहा हूँ, जिसको ये नहीं पता होगा कि मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है, मैं रिश्वत दूंगा यमराज को कि भाई नर्क के दरवाजे स्पेशल खोल के रखो। ये है पापी व्यक्ति, है ना, इसको ये नहीं पता कि फोर्स इंटू एक्सेलरेशन, वो मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है। सबको तो पता होगा। ये कोई है ऐसा? सादिक पता है? ठीक है, इधर ध्यान दो। तो मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन भाई बहुत बेसिक बात तो आनी चाहिए। तो हम बोलेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है बेटा? फोर्स। और बगल में डिस्प्लेसमेंट तो है ही, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क। और यहाँ क्या था? के फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है? के इनिशियल, क्योंकि इसमें वेलोसिटी फाइनल है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये वेलोसिटी क्या है? इनिशियल, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो देखिए वर्क किसके बराबर हो गया? क्या वर्क हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया? चेंज, डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। तो लो प्रूफ हो गया। तो क्या ये बहुत मुश्किल प्रूफ है? क्या तुम्हें इतनी 10 बार रटना पड़ेगा इसको? एक इसका खेल है सारा। हाफ m से मल्टीप्लाई किया, हाफ m से मल्टीप्लाई किया, वो वर्क बन गया, ये फाइनल माइनस इनिशियल हो गया, खत्म। तो फटाफट इसको रीड करो, 2 मिनट का टाइम लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पॉज कर दो, ऑन कर दो, हो गया। अगला टॉपिक होता है वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। क्या लिखा है? वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। अब वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या है? देखो सुनो, आपको मैंने सिखाया था कि वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ? F इंटू डी एक्स। अब छोटी छोटी बातें समझते हैं कि देखो यहाँ पर जो F है, F का मतलब होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का मतलब होता है dv बाई dt। पता है आप लोगों को? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ना। तो मैं यहाँ पर ये जो फोर्स की जगह ये लिखने वाला हूँ, दिख रहा है आपको? F था, F की जगह पर ये लिख दिया, और dx तो dx ही है। अब एक जादू देखो, जादू। dx बाई dt ले लो, dx बाई dt। और सबको पता होगा x अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया ना इधर से, तो वेलोसिटी हो गया। तो आंसर क्या आया? m dv v। तो m dv v। अब यहाँ पे हमने क्या किया? मास कांस्टेंट होता है, बाहर ले लिया, और अंदर v इंटू डी कर दिया है। v इंटू, यहाँ सब लिखा है, v का मतलब dx बाई dt होता है, a का मतलब d बाई dt होता है, और f का मतलब ma होता है। जो भी यूज कर रहा हूँ बता रहा हूँ। तो m का फॉर्मूला क्या हो गया? तो हमारे पास वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया? m इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू में dv, v इंटू में। और जिसको नहीं पता इसका इंटीग्रेशन का आंसर क्या होता है बता दे रहा हूं मैं। देखो इसका आंसर पता है क्या होता है? देखो इसका आंसर ये होता है, m की जगह पर m रहेगा, और v इंटू डी का मतलब होता है v स्क्वायर बाई 2, v स्क्वायर बाई। अच्छा जिसको नहीं पता मैं बता दूं, मैंने यूट्यूब पे
इंटीग्रेशन के लिए और डिफरेंशिएशन की डाल रखी है 20-25 मिनट की वीडियो। किसी को अगर इंटरेस्ट हो तो देख सकते हो। देखा है किसी ने? नहीं देखा तो कोई बात नहीं, देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है ना। क्या किसको? बच्चों को? अच्छा, इधर की बैठे हो, इधर तो कितनी जगह है, देखो पीछे। चश्मा नहीं पहनते आप? कोई बात नहीं, देखिए ध्यान से देखो, ध्यान से ध्यान दो इधर। तो ये यू है और ये लो, गड़बड़ हो गया, अब टाइम लगाएगा, ये पॉज कर देना। प्रिपेयरिंग टू। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर यू लिखा है, यहाँ पे वी लिखा है, क्या लिखा है? और ये क्या है तो पता है कैसे क्या बोलते हैं? इनिशियल लिमिट, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। तो जब भी आंसर आ जाएगा ना, देखो ये होती है लिमिट, यू से लेके वी को बोलते हैं हम लिमिट। तो लिमिट यू से वी तक गई और v इंटू डी वी का मतलब हो गया वी स्क्वायर बाई 2। तो एक बार फाइनल वैल्यू पुट करेंगे v की जगह पे और एक बार इनिशियल वैल्यू, तो ये हो गया u और v। देखो 2 का ना, 2 का मैंने बाहर ले लिया, m/2 कर दिया, m/। अब एक बार मैं फाइनल वैल्यू पुट करूंगा, तो एक बार मैं यहाँ पर v पुट करूंगा तो आंसर आएगा v का स्क्वायर और माइनस इनिशियल वैल्यू, तो आंसर आएगा u का स्क्वायर। समझे? तो फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर और बाहर m/2 चल ही रहा है। अब इस m/2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करो m/2, तो m/2 v स्क्वायर और m/2 u स्क्वायर, जो कि ये क्या हो गया? चेंज इन काइनेटिक। बात समझ में आ रहा है? ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया? वर्क इज इक्वल टू चेंज इन, इसी को बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। तो एग्जाम में आने का चांस है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। आई ट्राइड माई बेस्ट, एक बार आप भी इसे कर लो प्लीज। इसको पॉज कर दो, ऑन करो। अब सुनो, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स पढ़ने के बाद वी हैव द टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। ये सीधी भाषा में कहे तो पोजीशन। जब भी किसी का पोजीशन चेंज होगा, फोर्स, अगर वहां पर कोई फोर्स फील्ड है, मतलब वहां पर फोर्स भी होना चाहिए। फोर्स के प्रेजेंस में अगर कहीं पोजीशन चेंज होता है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आता है। जैसे स्प्रिंग को अगर हम खींचेंगे तो यहाँ पर पक्का फोर्स तो इन्वॉल्व है ही, तभी इसके अंदर एनर्जी आएगा ना, वर्क कर रहे हैं हम उसके ऊपर, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन या पोजीशन, लेकिन वहां पर फोर्स होना चाहिए। समझ रही बात को? जैसे चलो छोड़ो, समझ गया तुम्हें कि फोर्स की नीड है। अब पोटेंशियल एनर्जी का जो सिंबल है वो कैपिटल यू इस्तेमाल होता है, कैपिटल, और फॉर्मूला होता है mgh। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ये, वैसे सिंपल भाषा में बताऊं तो मतलब ग्रेविटी वाला। जैसे मान लो एक बक्सा है, इस बक्से का मास है m और इसको हम h हाइट पर ले गए। कितने हाइट पर ले गए? तो क्या हमने इसकी पोजीशन चेंज करी? हाँ। इसको उठा के अगर मैं यहाँ ले गया तो मैंने इसकी पोजीशन में चेंज किया। जैसे मैं पोजीशन में चेंज करूंगा, इसके पास एक एनर्जी आएगी, उस एनर्जी का नाम है पोटेंशियल एनर्जी, और फॉर्मूला होता है m इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू में h। तो mgh होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। आई होप ये क्लियर होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम 11th क्लास में हो और तुम्हें क्या लगता है तुम 11th क्लास में और तुमसे कोई ये पूछेगा व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? बहुत ऑब्वियस बात है, नो। तो इसके ऊपर इतना टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। ये है टॉपिक पूछने वाला एग्जाम में, इसके ऊपर पूछा जाता है। टॉपिक का नाम है कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें तो इफ वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ देन फोर्स इज कंजर्वेटिव। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आजाद, ये सबको पता होगा, तभी हम मनाते हैं आजादी का दिन, इंडिपेंडेंस डे। मतलब अगर हमने कोई वर्क किया, वर्क डन बाय द फोर्स, आजाद है किससे? पाथ पे से, जो पाथ पर डिपेंड ना करे, तो उसको कहते हैं हम कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरी बात को समझना, जैसे एग्जांपल ये है कि मान लो यहाँ पर एक बक्सा रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? बक्सा। और इस बक्से के ऊपर हम मान रहे हैं कि फोर्स है mg। कितना फोर्स है? अब इस बक्से को मुझे इस हाइट तक लेके जाना है। तो एक बंदा है, वो ऐसे बिहार गया, पहले बिहार से राजस्थान, राजस्थान से इधर, फिर यहाँ पर लेके आया। तो हमने कहा तो भाई कहाँ पर आया है? वो कहेगा मैं तो यहाँ पर आया हूँ सर। कितनी एनर्जी गई इसके अंदर? हाइट कितनी है? h। एनर्जी कितनी हो गई? mgh। अगर हम बात करें वर्क की बात करें, चलो वर्क की, वर्क का मतलब क्या होता है? वर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू फोर्स, mg है, फोर्स क्या है? और जो डिस्प्लेसमेंट का मतलब पता है ना आपको? स्ट्रेट लाइन पाथ। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? तो स्ट्रेट लाइन पाथ क्या है? h। तो वर्क कितना आया? mgh। किसी ने कहा नहीं, मैं इस बक्से को उठाऊंगा, पहले जाऊंगा गोवा मनाली घूम घूम के, फिर यहाँ पे रखूंगा। मैंने कहा अच्छा भाई, तेरा फिर इसका वर्क निकाला हमने। बोला भैया वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है mg, फोर्स क्या है? और डिस्प्लेसमेंट कितना है बताओ? डिस्प्लेसमेंट अभी भी h है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी। अब बताओ, क्या ये जो वर्क है रास्ते पे डिपेंड किया? तो इधर से जा या इधर से जा, क्या फर्क पड़ रहा है? वर्क तो हमेशा क्या रहेगा? mgh। यानी कि अगर वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है
तो ये जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स। क्या आपको बात समझ में आया नहीं आया बताओ? तो यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़ो इसको, क्या लिखा है? इफ वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ देन फोर्स इज कंजर्वेटिव। एग्जांपल क्या है? mg यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। लिख देता हूं मैं gf। क्या लिख रहा हूं मैं? gf। पापा मम्मी देख लेंगे, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है यहाँ पर? gf खुद लिखोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बात समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी हम वर्क करते हैं ना, तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा है? अगर इफ वर्क डन बाय द फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन द पाथ, जो पाथ पे डिपेंड करे, देन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। एग्जांपल है फ्रिक्शन। कोई भैया इस रास्ते से गया तो अलग फ्रिक्शन, इस रास्ते से गया तो नहीं। समझे मेरी बात को? फ्रिक्शन जो है पाथ पे डिपेंड करता है, तो फ्रिक्शन फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन कैसा है? पाथ डिपेंडेंट। और पाथ पर अगर डिपेंड कर रहा है तो जो फ्रिक्शन फोर्स है कैसा होगा? नॉन कंजर्वेटिव। तो एग्जांपल इसका फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन। और विस्कोसिटी भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? विस्कोसिटी। ये विस्कोसिटी क्या होता है? फ्लूइड्स के अंदर होता है फ्रिक्शन, पानी के अंदर जो फ्रिक्शन होता है उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। एयर ड्रैग समझते हो? हवा के अंदर जो फ्रिक्शन होता है, समझ में आया? जैसे मैं इधर से गया, इधर हवा कुछ और है, उधर गया उधर हवा कुछ और है, तो अलग अलग हमें, समझ रहे हो बात को? तो छोटी मोटी बात थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, इसको लिख लेंगे, फिर हम पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी। प्लीज नोट इट डाउन। तो प्यारे बच्चों, पिछले टॉपिक में ना, पिछले एक पेज पे नीचे वाला पॉइंट छूट गया था। तो टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। दिस इज इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए काइनेटिक मतलब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कैसे जुड़े हुए, टिक मारने को भी आ जाता है कई बार। वैसे एमसीक्यू में आ सकता है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू, तो सुनो, जो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले है उसमें आप नीचे m लिखो और ऊपर भी एक m लिखो, तो क्या हो जाएगा? m²। क्या हो जाएगा? यानी मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने। मेरी बात समझे? तो नीचे एक m लगाया, ऊपर भी एक m लगाया, तो m का स्क्वायर हो गया। अब ये हो गया m² v², तो वो तो p² हो जाएगा। अगर m पे भी स्क्वायर करेंगे, v पर स्क्वायर करेंगे, तो p का क्या हो जाएगा? तो हमने इसको बोल दिया भैया ये p² हो गया। क्या हो गया? तो p² हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया? 1/2 ऊपर p²/m, p²/, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 मोमेंटम का स्क्वायर/2m, जहां p का मतलब होता है मोमेंटम। मोमेंटम हमेशा मास इंटू वेलोसिटी होता है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो ये क्या होता है? मास इंटू में वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। क्या बात समझ में आ गया? तो ये रिलेशन है, ध्यान रखना। काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होता है? 1/2 मोमेंटम का स्क्वायर/2m। तो फटाफट इसे लिखो, इंपॉर्टेंट है, पॉज करना। देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे एक बार मैं लिख के दिखाता हूँ। p यहाँ पर p²/2m काइनेटिक एनर्जी के बराबर आया ना, तो इस 2m को इधर भेज दो, क्या बन जाएगा? 2m के इक्वल टू p का स्क्वायर। p को रूट लगा सकते हो यहाँ पे, तो ये 2m का रूट लग जाएगा ना, और यहाँ हो जाएगा p। तो मोमेंटम इक्वल टू 2m। समझ में आ गया? पॉज कर दो। सो वो देख लिया हमने, यहाँ तक देख लिया था, पिछला पेज भी कवर कर लिया। अब सुनो, अगला टॉपिक होता है हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी चैप्टर में है, एक प्रकार से समझ लो ये है टोटल मैकेनिकल एनर्जी। इसे रफ में बोलते हैं टोटल एनर्जी। क्या बोलते हैं? टोटल एनर्जी। तो दो तरह की एनर्जी हमें पढ़ना होता है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो हम काइनेटिक और के का मतलब काइनेटिक एनर्जी, पी का मतलब पोटेंशियल, दोनों को ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी। बात समझ में आ गया? बहुत इजी है। तो कुछ बोलूं क्या इसमें? काइनेटिक जमा पोटेंशियल जमा मतलब अब यहाँ पर एग्जाम में जो क्वेश्चन फेमस आता है, दैट इज अ क्वेश्चन फेमस। क्वेश्चन ये आता है, देखो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी है, देखिए ये ग्राउंड है, और यहाँ पर ए पर कुछ हाइट पर, कुछ h हाइट पर दिख रहा होगा आप लोगों को, एक बॉडी रखा हुआ है बॉडी, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फ्री फॉल कहते हैं इसको, वो फ्रीली फॉल कर रहा है। तो हमें ये बताना है कि इसका एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगा। आपको पता ना, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना। तो एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता, ये ट्रांसफॉर्म होता है। क्या होता है? ट्रांसफॉर्म। जैसे अभी मैं घर से कुछ भी खाना खा के आया हूँ, आप देखो ये हीट में कन्वर्ट हो गया, समझे? क्योंकि मैंने भी वर्क किया तो वो हीट में कन्वर्ट हो गया। तो एनर्जी हमेशा कन्वर्ट होता है, एनर्जी कभी खत्म नहीं होता। अब बोलोगे सर हाथ ठंडा हो गया, क्योंकि वो अब एयर में चला गया और यहाँ के एयर मॉलिक्यूल ले लिया। सर फिर क्या होगा? तो यहाँ के एयर मॉलिक्यूल तेज हो गए, ऐसे करने से यहाँ के एयर मॉलिक्यूल हल्के से गर्म हो गए, पता नहीं चला हमें। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता रहता है, एनर्जी अनंत काल तक चलता रहता है, बहता रहता है, एनर्जी बहता रहता है। तो वही हमें प्रूफ करना है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि इस बॉडी की जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड हमेशा सेम रहेगी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं मैकेनिकल की, किसकी बात कर रहे हैं? तो हमने कहा ठीक है, ए पॉइंट पर एनर्जी निकालते। देखो सुनो, देखो मैंने यहाँ पर 2 लिया है, आप 3 लेके 4 लेके भी प्रूफ कर सकते हो। मैंने 2 पॉइंट लिया, ए एंड बी, इजी के लिए। अब एनर्जी एट ए की बात करें तो ए पर अगर हम निकालेंगे टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, क्या ये टोटल एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी? बात समझ में नहीं आ रही क्या?
या तो टी बोल दो या एम ई। टी का मतलब टोटल एनर्जी, एम ई का मतलब, कई लोग परेशान हो गए होंगे तो मैं इसको भी एम ही लिख देता हूँ, मैकेनिकल एनर्जी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। पता लगे कई लोग तीसरी मंजिल ढूंढे कि भाई क्या लिख दिया इसने, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कहाँ पर लगा रहा हूँ मैं, ए पर एनर्जी निकाल रहा हूँ, ठीक है। देखूंगा मैं कंजर्व है कि नहीं। तो मैं बोलूँ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, पर ए पर तो वेलोसिटी जीरो है, फॉल कर रहा ना अभी। पोटेंशियल की बात करें तो हाइट हमेशा ग्राउंड से मेजरमेंट होता है, किससे मेजरमेंट होता है, हाइट हमेशा ग्राउंड से मेजरमेंट होता है। तो यहां तक की हाइट कितनी है, h, तो mgh, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कितनी आई, mgh। तो a पर इतनी एनर्जी आई है। अब हम b की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, b की। तो हमने कहा b पर बात करते हैं, b पर। तो अगर हम b की बात करें b पे, तो जो मैकेनिकल एनर्जी होगा वो होगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अगर हम काइनेटिक की बात करें तो हाफ m वेलोसिटी ऑफ b स्क्वायर, और पोटेंशियल की बात करें तो हाइट जीरो हो गया। अरे बी पर हाइट कितना हो गया, बी पर हाइट जीरो हो गया ना, तो ये तो जीरो हो गया। यानी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हो गया हाफ एम वेलोसिटी ऑफ बी स्क्वायर, और ये जीरो हो गया, तो क्या बचा, हाफ एम वेलोसिटी ऑफ। अब हम वेलोसिटी ऑफ बी निकालते, देखो चलो मैं वेलोसिटी ऑफ बी यहाँ निकाल के दिखाता हूँ। देखो आपको पता है कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो आपको पता है ना कि वेलोसिटी ऑफ ए स्क्वायर, ऐसा ऐसा हमने पढ़ा ना, फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, पढ़ा आप लोगों ने। अरे ये पढ़ा होगा ना, बता रहा हूँ, देखो सुनो, आपने ऐसा पढ़ा है ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ पर v मतलब फाइनल, फाइनल मतलब पॉइंट बी, तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर, u मतलब इनिशियल, इनिशियल कितना है, जीरो, 2, और एक्सेलरेशन कौन है, ग्रेविटी, g एक्सेलरेशन है ग्रेविटी, और s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है h। तो वेलोसिटी ऑफ b का स्क्वायर कितना आ गया बताओ, 2gh। यानी कि यहाँ से मैंने, देखो यहाँ से मैंने वेलोसिटी ऑफ b का स्क्वायर निकाला, दिख रहा है आपको, जो कि कितना है, 2gh, कितना है। तो मेरा मैकेनिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला आया था हाफ एम वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ बी की जगह पर पुट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं वेलोसिटी ऑफ बी की जगह पर पुट करूंगा, वेलोसिटी ऑफ बी की जगह पर पुट करूंगा, क्या होगा सोचो, हाफ एम रहेगा, हाफ एम, और वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर 2gh है, वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर कितना है, 2gh, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया, mgh। तो ए पर भी एनर्जी mgh था, बी पर भी एनर्जी कितना है, तो हम बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट, तो एनर्जी इज कंजर्व्ड। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर ए पर था पोटेंशियल, ए पर क्या था, और बी पर क्या हो चुका है, तो एनर्जी कन्वर्ट हुआ है पोटेंशियल से काइनेटिक में, पर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। अगर हमने इसको आगे सॉल्व किया, हाफ एम वी स्क्वायर को आगे सॉल्व किया, तो पोटेंशियल के बराबर ही आया है, ए के बराबर ही आया है, तो एनर्जी है ना ट्रांसफॉर्म हो गया है। बस समझ पा रहे हो। तो हम बोलेंगे ए पर जितनी एनर्जी आई उतनी ही बी पर एनर्जी आई हमारी, कोई दिक्कत तो नहीं। किसी को कोई दर्द हो रहा है, एनी प्रकार का पेन, पेन हो रहा है किसी को, नहीं, ठीक। अब सुनो, देखो डायग्राम जो एग्जाम में आता है, सुनो। तो ये इस तरफ है हाइट वाला एक्सिस, डिस्टेंस, और इस तरफ है एनर्जी। देखो काइनेट, देखो सुनो, ये है पोटेंशियल का, किसका है, पोटेंशियल का लाइन, ये है काइनेटिक का लाइन, यहाँ पर P लिखा होगा, दिख रहा है आपको, और ये लिखा है K। तो पोटेंशियल का लाइन ऐसे, काइनेटिक का लाइन ऐसे, बोलो क्यों, जब डिस्टेंस घट रही है, सुनो, डिस्टेंस बढ़ने से पोटेंशियल बढ़ रहा है, समझे। तो ये, और ये इन दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा टोटल, क्या बन जाएगा, तो टोटल क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये ग्राफ एग्जाम में पूछते हैं, ध्यान रखना, ये ग्राफ भी पूछते हैं एनर्जी का हाइट के साथ, और ये क्या बोलते हैं, प्रूफ भी पूछते हैं। तो एग्जाम में ये प्रूफ करके आएंगे, ठीक है ना। कई लोग 3 पॉइंट 4 पॉइंट, कई लोग तो ऐसा होता है 3 पॉइंट लेके प्रूफ करते हैं, 4 पॉइंट लेके प्रूफ करते हैं। मैंने इजी करने के लिए 2 ही पॉइंट लिया है, ऐसा कुछ एग्जाम में लिखा नहीं आता कि तुम 3 पॉइंट लो, 4 पॉइंट लो, प्रूफ करना था, कर दिया, ठीक है ना। देखो सिंपल सी बात है, इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो पिछली बार देखो प्यारे बच्चों, पिछली बार हमने ये किया था, एनर्जी कंजर्वेशन प्रूफ किया था, और ग्राफ समझाया था मैंने आपको, ग्राफ है ना कि पोटेंशियल जब बढ़ेगा काइनेटिक घटेगा, कन्वर्ट होते हैं आपस में, है ना। तो अभी अपना ये चल रहा है, अगला टॉपिक है हमारे पास कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। एक स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं, जैसे हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो ऑसिलेट करता है, भाई स्प्रिंग ऐसे ऐसे हो रहा है, तो एनर्जी कहाँ से आया, तो हम ऐसा कहते हैं जब हमने खींचा था, तो हमने क्या किया, वर्क, तो जो भी हमने काम किया वो स्प्रिंग के अंदर चला गया और जमा हो गया एज ए एनर्जी, जमा हो गया एज ए, क्योंकि देखो मैं खाना पीना खाया, मैं सुबह से खाना पीना खाया और मैंने स्प्रिंग को खींचा, मैं थक गया, तो मेरे अंदर की एनर्जी कहाँ गई, स्प्रिंग के अंदर, तो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी मेरी ट्रांसफर हो गई, है ना। तो वही वाली बात है, तो हमें ये पढ़ना है कि स्प्रिंग के अंदर कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, क्या पढ़ना है हमें, स्प्रिंग के अंदर कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। देखो तो यहाँ पर लिखा है स्प्रिंग फोर्स, एफ एस स्प्रिंग फोर्स, सुनो मेरी बात, तो इसको स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस के एक्स, क्या होता है माइनस, मतलब अगर कोई स्प्रिंग है, सुन लो मेरी बात, अगर ये कोई स्प्रिंग है,
और मैंने इसको x दूरी पर ले गया, कितनी दूरी पर ले गया, तो स्प्रिंग के पीछे फोर्स पैदा होगा। अगर मैं स्प्रिंग को आगे करूंगा तो फोर्स कहाँ पैदा होगा, पीछे, और जो फोर्स होता है वो होता है -k इंटू एक्स, जहां पर ये जो k है इसको बोलते हैं स्प्रिंग का कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट आपने न्यूटन लॉ में पढ़ा है स्प्रिंग फोर्स के बारे में, फिर भी मैंने यहाँ रिवाइज करवा दिया कि भैया k का मतलब है स्प्रिंग कांस्टेंट और ये x होता है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब काम की बात क्या है, काम की बात ऐसा है कि हमने माना कि हमारा, सुनो, हमने ये माना कि ये हमारा मास है, यहाँ पे रखा हुआ है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है, स्प्रिंग से, और कुछ देर बाद मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया, यहाँ से आगे बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया, आगे, तो ये मेरा फोर्स हो गया और पीछे हो गया स्प्रिंग फोर्स। समझे मेरी बात को, स्प्रिंग फोर्स हमें पीछे लगेगा, तो यहाँ पर हम वर्क निकालेंगे, वर्क क्योंकि जो हमने काम किया है वही स्प्रिंग की एनर्जी है। समझ पा रहे बात को, जो जितना हम काम करेंगे उतना एनर्जी भर पाएंगे स्प्रिंग में। मैं स्प्रिंग को बहुत तेज खींचूंगा तो बहुत तगड़ी एनर्जी आएगी ना उसके अंदर, फिर तो स्प्रिंग बहुत तेज चलेगा, है ना। तो स्प्रिंग के अंदर कितनी एनर्जी भरना है वो किस बात पे डिपेंड करता है, आपने कितना वर्क किया है। तो वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। अब देखिए फोर्स का फॉर्मूला होता है -kx, अभी मैंने बताया आपको। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन का नियम क्या होता है, देखो -k तो बाहर आ गया, और x का जो इंटीग्रेशन होता है प्यारे बच्चों वो हमेशा होता है x²/2। क्या होता है इंटीग्रेशन, x²/2, और यहाँ पर लिमिट क्या है, x इनिशियल से x फाइनल। लिमिट समझ रहे हो, लिमिट का मतलब ये होता है कि आप कहाँ से कहाँ ले जाना चाहते हो, आप कहाँ से कहाँ पे ले जाना चाहते हो। जैसे मैंने कहा ये मेरा स्प्रिंग है, तो अभी जो स्प्रिंग है वो इनिशियली यहाँ पर है, अब मैं कहाँ ले जाऊंगा, तो ये x इनिशियल हो गया मेरा, x इनिशियल, जैसे मान लो इसको बोल रहा हूँ x इनिशियल, अब मैं चाहूँ तो इसको यहाँ ले जा सकता हूँ, तो ये हो गया मेरा x फाइनल। तो मुझे डिस्टेंस इनिशियल से डिस्टेंस फाइनल तक ले जाना है स्प्रिंग को। तो देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन था और ये -k हो गया बाहर, और x का जो x इंटू डी एक्स का मतलब होता है x²/2, और ये लिमिट होती है x इनिशियल से x फाइनल। अब मैं लिमिट पुट करूंगा, लिमिट तो कैसे लिमिट पुट करूंगा, देखो मैं लिमिट ऐसे पुट करूंगा, देखो सुनो, फाइनल वैल्यू एक बार x की जगह पर फाइनल, तो ये जगह देखो माइनस, ये 2 तो 2 को बाहर ले लो तो -k/2 हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखो x फाइनल का स्क्वायर फिर -x इनिशियल का स्क्वायर, x में फाइनल वैल्यू -x में इनिशियल वैल्यू। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं और करके, अगर हम माइनस साइन को इग्नोर कर दे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा वर्क इज इक्वल टू k/2 x फाइनल स्क्वायर, दिख रहा है आप लोगों को, -x इनिशियल स्क्वायर। अगर मैं ये मान लूं कि स्टार्टिंग में मेरा स्प्रिंग 0 पर था, x इनिशियल 0 है, स्टार्टिंग में स्प्रिंग मूव नहीं हुआ, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, 0, तो यहाँ पर हम x इनिशियल को 0 पुट कर सकते हैं। यदि इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट 0 है हमारा, तो आंसर कितना आएगा, हाफ k x स्क्वायर, x फाइनल स्क्वायर। तो यही हमारा वर्क होता है, क्या होता है ये वर्क, यानी हमने इतना वर्क किया है स्प्रिंग के ऊपर, अगर हमने इतना वर्क किया है स्प्रिंग के ऊपर तो इतना ही एनर्जी उसके अंदर भर जाएगा, समझे। तो हम कहेंगे अगले स्लाइड में कि भैया देखो जो भी आपने काम किया है, दिस वर्क स्टोर्ड एज अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, कि स्प्रिंग की एनर्जी बन गई है, क्या बन गई है, और सिंबल हमने दे दिया इसको U, तो ये बन गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, इसको U बोल दो या कुछ भी बोल दो, तुम्हारी मर्जी है, हाफ kx स्क्वायर। इसको P भी बोल देते हैं, P फॉर P, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया बताओ, हाफ kx स्क्वायर। तो ये डेरिवेशन एग्जाम में आती है काफी बार, 3 मार्क्स में आती है, ठीक है ना। तो इसको आप एक बार नोट कर लेंगे कि टॉपिक का नाम क्या है और कैसे डेरिवेशन हुआ है। एक बार और करवाऊंगा इसको, या हो गया पक्का ना, समझ में आ गया ना, तो देख लो अपने हिसाब से ना, बढ़िया है ये। तो पोटेंशियल इंटीग्रेशन करना है, खाली इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करनी है, x फाइनल -x इनिशियल, और फिर x इनिशियल को 0 पुट करना है। प्लीज नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ेंगे, टॉपिक इज वेरी सुंदर। चलो प्यारे बच्चों ग्राफ को समझते हैं। ग्राफ को देखो, ये ना एनर्जी और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ है, ध्यान रखना। देखो कभी भी ध्यान रखना छोटी सी बात, कि यहाँ पर आप फील करेंगे कि देखो यहाँ पर ये जो लाइन है ये पोटेंशियल की है, तो अगर पोटेंशियल बढ़ रही है तो उसी पॉइंट पर आपका काइनेटिक घटेगा, ये हमेशा होता है, एनर्जी कन्वर्ट होता है पोटेंशियल काइनेटिक में, काइनेटिक पोटेंशियल में। तो देखो जहां पर पोटेंशियल बढ़ेगा ना इस ग्राफ में, तो वहीं पर काइनेटिक घटेगा, स्प्रिंग के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। स्प्रिंग के लिए ग्राफ ये बनाना है, तो ये एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस के बीच का ग्राफ है, x और ये -x, मतलब x प्लस x का मतलब स्प्रिंग को हमने खींच दिया, -x का मतलब स्प्रिंग को दबा दिया। तो जहां पर आप देखो यहाँ पोटेंशियल बढ़ रहा है तो काइनेटिक घट रहा है, तो ये जो
ये काइनेटिक है जो घट रहा है, जो बढ़ रहा है वो पोटेंशियल है। और जब दोनों को मिला देंगे, दोनों लाइन को टच करवा देंगे, तो ये बन जाएगा टोटल, क्या बन जाएगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो ये ग्राफ को याद करना है। वैसे बता दूं ये ग्राफ इस चैप्टर में कम यूज होता है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन नाम का एक चैप्टर है, वहां पर अच्छे से समझ में आएगा ये, ठीक है। तो ये हमारा एनर्जी खत्म हो गया अच्छे से। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पावर। हमने वर्क खत्म कर लिया, एनर्जी खत्म कर लिया, नाउ वी आर हैविंग पावर। देखिए पावर बेसिकली क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कितना वर्क आप कितने टाइम में करोगे आपकी पावर होगी। जैसे मेरे को किसी ने कहा कि भाई यहाँ पर 100 ईंटें और कहीं पहुंचाना है, मैंने 2 सेकंड में कर दिया, भाई क्या पावर है यार, समझे मेरी बात को। 2 सेकंड में 100 ईंटें उठा के रख दिया कहीं पर, तो पावर अच्छी है। इसको बोलूंगा 3 जन्म, एक और जन्म ले रहा है फिर, तो बहुत टाइम लग गया, तो पावर क्या है, कम। समझ रहे, जन्म लेना पड़ रहा है तो दिक्कत है इसमें। तो देखो पावर का फॉर्मूला चुप जाओ क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। ये एवरेज पावर का फॉर्मूला है, वर्क अपॉन टाइम। अब देखिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू में, और नीचे टाइम तो चल ही रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा बताओ, वेलोसिटी। तो पावर का एक और फॉर्मूला आज हमने पढ़ लिया, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू, तो पावर एफ डॉट वी होता है। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। इसको बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस पावर। क्या बोलते हैं, किसी भी इंस्टेंट पे पावर चाहिए तो फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। इंस्टेंट मतलब कम टाइम के लिए, एकदम झटके से कम टाइम में। अगर कम टाइम में आपको पावर निकालना है तो वेलोसिटी देख लो कितना है, कितना फोर्स है कितना वेलोसिटी, उनको मल्टीप्लाई कर दो, आपको पावर मिल जाएगा। तो प्लीज नोट इट डाउन। फिर अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कोलिजन्स। अच्छे से कर लो बेटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है तो बता देना मुझे। सो प्यारे बच्चों, नाउ वी आर हैविंग द टॉपिक कोलिजन्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से जो क्वेश्चन बताऊंगा वही आएगा, ठीक है ना। कोलिजन्स में हमारे पास 2 टॉपिक होता है, पहला है इलास्टिक कोलिजन और दूसरा है इन इलास्टिक कोलिजन। कई बार तो क्वेश्चन ये बन जाता है इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन में डिफरेंस बताओ। देखिए जो इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें मोमेंटम कंसेप्ट रहता है। मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी, तो मास इंटू वेलोसिटी की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, नो चेंज। मोमेंटम कंसेप्ट होने का मतलब है कि मास इंटू वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होता, मतलब वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी। तो इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंसेप्ट रहता है। फॉर एग्जांपल मैं बहुत आइडियल केस ले रहा हूँ, आइडियल, एक बॉल लेके मैंने दीवार पे मारा, मैंने 10 की स्पीड से मारा और वो लौट के आ गया मेरे हाथ में, तो मैंने कहा अरे मोमेंटम कंसेप्ट है। मोमेंटम क्या है, तो जो कोलाइड हुआ है, कोलिजन मतलब कोलिजन टकराना, ये जो कोलिजन है इलास्टिक है। क्या है, तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, बात समझ में आया। इलास्टिक कोलिजन के अंदर आपका मोमेंटम कंसेप्ट रहता है, यानी बॉल को फेंकोगे तो बॉल वापस आएगा, आपने 10 की स्पीड दी तो वो आएगा वापस, समझे मेरी बात को। तो यहाँ पर लिखा है काइनेटिक एनर्जी कंसेप्ट, यहाँ पर एनर्जी भी कंसेप्ट रहता है, मतलब एनर्जी का, समझ रहे, एनर्जी कंसेप्ट रहता है, एनर्जी लॉस नहीं होता। यहाँ पर क्या, टोटल एनर्जी कंसेप्ट, यहाँ पर टोटल एनर्जी भी कंसेप्ट रहता है, काइनेटिक एनर्जी भी कंसेप्ट, टोटल एनर्जी भी कंसेप्ट, मोमेंटम भी कंसेप्ट। लेकिन अगर हम बात करें इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक का एग्जांपल क्या है, मैंने कहीं से कीचड़ उठाया, कीचड़ या फिर मिट्टी, गीली मिट्टी, और दीवार पे मार दिया, वो चिपक जाएगी। या आटा उठाया, गीला आटा, दीवार पे हमारा चिपक गया, तो इसको बोलते हैं हम इन इलास्टिक कोलिजन। मतलब इलास्टिक में लौट के आता है, इन इलास्टिक में लौट के नहीं आता। मेरी बात समझे नहीं समझे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। जैसे तुम्हें मैंने दलदल में फेंक दिया, पकड़ा इसका दलदल में फेंक दिया, चिपक जाएगा दलदल में, आएगा या नहीं आएगा। लेकिन अगर इसी को अगर मैं बॉलीवुड मूवी की बात कर लूँ, जैसे वो ऐसे मारते हैं और बंदा उनसे ज़्यादा उछल जाता है, ठीक है ना, टॉलीवुड बॉलीवुड जो भी है, तो वो इलास्टिक, और दलदल में फेंक दिया तो इन इलास्टिक। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मोमेंटम को तो देखो, मोमेंटम हमेशा कंसेप्ट होता है, मोमेंटम इज कंसेप्ट, मोमेंटम कंजर्वेशन इज ऑलवेज वैलिड। पर यहाँ पर देखो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंसेप्ट। उसके पीछे रीजन क्या है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है और टोटल एनर्जी इज कंसेप्ट। यहाँ पर टोटल एनर्जी तो कंसेप्ट है, पर यहाँ पर बस काइनेटिक कंसेप्ट नहीं होता, मेरी बात समझे। तो इन दोनों में अगर फर्क निकाले तो सबसे बड़ा फर्क क्या है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंसेप्ट है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी कंसेप्ट नहीं होता, और मोमेंटम तो हर जगह ही कंसेप्ट होता है। क्या बात समझ पा रहे हो, अच्छा मुद्दा समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखिए, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं मोमेंटम कंजर्वेशन से। देखो मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब है मास इंटू वेलोसिटी का जो समेशन है हमेशा क्या रहेगा, सेम। कि मैं अगर किसी बॉल को फेंकूं, उसका मास इंटू वेलोसिटी निकालूं और बाद में भी उसका मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करूं, तो आंसर सेम आएगा, तो उसको बोलते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। तो ये बातों को आप याद रखना, ठीक है। आगे देखो, आगे अब हमें क्या पढ़ना होता है जो एग्जाम में आता है, ये वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन।
इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन मतलब देखिए इस चैप्टर में 2 डायमेंशन भी है, और 2 डायमेंशन से आज तक क्वेश्चन नहीं आया, बहुत ही रेयर है, आएगा ही नहीं। पर मैंने लास्ट में 2 डायमेंशन का हल्का सा बताऊंगा, जो जितना हमारे एनसीईआरटी में लिखा है, पर पेपर में नहीं आएगा, तो उसको मैं ऐसे भगा भगा के करा दूंगा। अब यहाँ पर क्या है, इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन मतलब स्ट्रेट लाइन में, इसमें देखो पढ़ना है हमें। तो इलास्टिक कोलिजन आपको पता है क्या होता है, जैसे कोई एक बॉडी जिसका मास है m1, जिसकी वेलोसिटी है u1, मान लो उस बॉडी का नाम है a। कोई दूसरी बॉडी होगी b, उसका मास है m2, वेलोसिटी है u2। ये जो u1 और u2 है इनिशियल वेलोसिटी, दोनों आपस में टकरा गई। जब दोनों आपस में टकरा जाएगी तो इस वाले की जो मास है वो m1 है, वेलोसिटी हो जाएगा v1, वेलोसिटी बदल गया। यहाँ मास तो m2 रहेगा, इसका वेलोसिटी हो गया v2, टकरा के अलग हो गए। तो हमने कहा भैया कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक है। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या होता है, तो एग्जाम में कुछ भी पूछ लेते, कुछ भी। तो जो जो चीजें आएगी बताऊंगा आपको, वो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में ये आता है। देखो 99% पेपर्स में यही क्वेश्चन आया बार बार, ये वाला, कि प्रूफ करो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यानी कि जिस प्रकार दोनों बॉडी अप्रोच कर रहे हैं, टक्कर खाने के बाद उस प्रकार से ही क्या होंगे, सेपरेट। जैसे वो अप्रोच कर रहे हैं, जैसे वो पास आ रहे हैं, वैसे ही सेपरेट होंगे, प्रूफ करो। तो ये प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आता है, और यही हम प्रूफ करेंगे इलास्टिक कोलिजन के अंदर। तो यहाँ पर इलास्टिक अगर कोलिजन है, तो हम इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या बातें जानते हैं। वेरी फर्स्ट बात इलास्टिक कोलिजन का, कि प्यारे बच्चों मोमेंटम कंजर्व्ड है। मोमेंटम क्या है, तो हमें मोमेंटम कंजर्वेशन को पढ़ना पड़ेगा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन कहता है कि इसका मास इंटू वेलोसिटी कितना है, m1 u1। इसका मास इंटू वेलोसिटी क्या होगा, देखो इसका मास इंटू वेलोसिटी होगा m2 u2। तो जो इनका जो मोमेंटम है, इनका जो भी मोमेंटम है वो इसके मोमेंटम के बराबर होगा। तो कंजर्वेशन है। जैसे मैंने दीवार पे फेंक के मारा, तो मेरे स्टार्टिंग में कितना दिया और मेरे को मिला कितना, वो बराबर होगा, तो बोलेंगे कंजर्वेशन है। क्या है, कंजर्वेशन। तो हम कहेंगे m1 v1 प्लस m2 v2 के बराबर है। तो m1 u1 प्लस m2 u2 मतलब इनिशियल मोमेंटम इन दोनों का इक्वल है फाइनल मोमेंटम के, m इंटू v1 m2 इंटू v2। तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया। यहाँ से हम क्या गेम खेलते हैं कि 1 वाले को 1 वाले के साइड, 2 वाले को 2 वाले के साइड। तो 1 की तरफ 1 को ले आऊंगा मैं, m1 v1 को ले आया इस तरफ, और ये 2 वाला है तो इस तरफ इधर ले गया मैं, समझ पा रहे हो, ये m2 u2 को साइड ले गया। तो 1 वाला 1 तरफ, 2 वाला 2 तरफ। अब कॉमन क्या रहा है, m1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा u1 माइनस v1। समझ में आया, जब m1 कॉमन हो जाएगा, m1 कॉमन हो जाएगा तो u1 माइनस v1 बचेगा। वैसे ही यहाँ पर m2 अगर कॉमन हो गया तो v2 माइनस u2। ये आपका इक्वेशन 1 होगा और ये आपका इक्वेशन 2 होगा। अब अगले स्टेप में क्या करोगे आप प्यारे बच्चों, ध्यान दो। अब बोलो अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होता है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या कहता है, हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू में क्या, हाफ m1 फाइनल का स्क्वायर हाफ m2 फाइनल का स्क्वायर। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों का इक्वल होगा, दोनों के फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर। फिर यहाँ पे भी वही गेम खेलना है, हाफ से हाफ तो कट जाएगा, साफ दिख रहा है। 1 वाले को 1 वाले के साइड, 2 वाले को 2 वाले के साथ। तो m1 u1 के पास क्या होना जाएगा, m1 v1 आ गया माइनस होके। वैसे ये 2 है तो ये 2 वाला उस तरफ चला जाएगा, तो m2 v2 स्क्वायर था, माइनस में कौन आ गया, m2 u2 स्क्वायर। क्या बात समझ में आ गया। अगला नियम क्या होगा आप समझ गए। यहाँ से दोबारा सेम है सब कुछ, यहाँ से लेंगे m1 कॉमन, क्या लेंगे, तो यहाँ बन जाएगा u1 स्क्वायर। चलो आगे बता रखा है मैंने, कर देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो फिर अगले स्टेप में कुछ नहीं करना हमें। अगले स्टेप में मैंने m1 कॉमन लिया, देखो अगले स्टेप में मैंने m1 को कॉमन लिया प्यारे बच्चों, तो ये बन गया u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। वहां से m2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, v2 स्क्वायर माइनस, नहीं समझे नहीं मेरी बात को, देखो ना m1 कॉमन आ गया, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। यहां से m2 कॉमन आ गया, v1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। क्या बात। तो यहां से कॉमन आ गया, m1 m2 कॉमन आ गया। अब इसका यहाँ पर एक रूल लग रहा है, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है सॉरी हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो u1 प्लस v1 u1 माइनस v1, समझ में आया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी लग गया। अच्छा, तो इसको मान लिया हमने इक्वेशन 3। क्या मान लिया, इक्वेशन 3। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, अगर आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हो तो क्या मिलेगा, देखो इक्वेशन 2 को देखो, इक्वेशन 2 में m1 है और u1 माइनस v1, m2 है v2 माइनस u2 है।
और इक्वेशन 3 को देखो, इक्वेशन 3 में भी ये सब है, देखो m1 है u1 माइनस v1 है, m2 है v2 माइनस u2 है, तो डिवाइड करने में कट जाएगा, नहीं समझे मेरी बात को? तो क्या क्या कट जाएगा ना, ये m1 ये पूरा कट जाएगा, m2 ये पूरा कट जाएगा, क्योंकि डिवाइड करेंगे ना ऊपर नीचे रहेगा, तो बचेगा क्या, u1 प्लस v1 v2 प्लस u2। तो बड़ा इजी है, देखो दो तरह कंजर्वेशन लगाना है, काम खत्म। तो u1 प्लस v1 v2 प्लस u2, अब कुछ नहीं किया मैंने, 1 के पास 1 को ले आया, तो u1 माइनस u2 v2 माइनस v1। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस है ये, और ये फाइनल वेलोसिटी का डिफरेंस, मतलब इनिशियली कैसे वो अप्रोच कर रहे थे। मान लो इसका 20 है और इसका 30 है, तो कितनी वेलोसिटी से वो आगे बढ़ रहे हैं, 10, क्योंकि मैं 30 से चल रहा हूँ तो 20 से चल रहा है, तो हमारे में कितने का फासला है, 10 का। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कितनी वेलोसिटी से उसके पीछे भाग रहा है वो, 10 की वेलोसिटी से। और ये फाइनल माइनस हो रहा है, फाइनल ऑफ सेकंड माइनस फाइनल ऑफ फर्स्ट, मतलब कितनी वेलोसिटी से सेपरेट हो रहे टकराने के बाद। तो क्या प्रूफ हो गया, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर हम इस वैल्यू का इस्तेमाल करें, ये इक्वेशन 4 है हमारा, क्या इक्वेशन 4, अगर ये जो वैल्यू आया है उसको हम पुट कर दे अगर इक्वेशन 1 के अंदर, इक्वेशन 1 कौन सा है, इक्वेशन 1 है आपका मोमेंटम कंजर्वेशन वाला, ये इसके अंदर पुट करने से, सुना नहीं है, ठीक है, तो उसके अंदर पुट करने से पता क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा v1 मिलेगा, v1 पुट किया मैंने, देखो इक्वेशन 1 में पुट किया है, अब दिखा दिया एक स्टेप, इतना ही करना होता है, बुक्स में भी इतना ही होता है। तो इससे क्या प्रूफ हो जाएगा, v1 की वैल्यू, v1 मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या देखो, m1 माइनस m2 m1 प्लस m2, u1 2m2 m1 प्लस m2 u2, और ये हो गया वेलोसिटी v2 मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ, बताओ, सेकेंड पार्टिकल आफ्टर कोलिजन। तो एग्जाम में दो ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं, पहला क्या, अगर 3 नंबर का आएगा तो यहां तक आएगा, 5 नंबर का आएगा तो यहां तक आएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड फाइंड फाइनल वेलोसिटी। तो ये फाइनल वेलोसिटी है, ये v1 v2 क्या निकाला आपने, फाइनल वेलोसिटी, दीज आर द फाइनल वेलोसिटीज, ये आपके फाइनल वेलोसिटी है फर्स्ट पार्टिकल और सेकंड पार्टिकल का। अब याद करने का ट्रिक क्या रहेगा, देखो ट्रिक बड़ा आसान है, देखो सुनो, देखो आप यहां पर 1 है ना, 1, तो आपने लिख दिया m1 माइनस m2 m1 प्लस m2, और यहां पर लिख दिया आपने u1, क्या लिख दिया, फिर आपने यहां का याद कर लिया, देखो 2m2, नीचे तो m1 प्लस m2 ही होता, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आ गया u2, मतलब 2m2 u2, याद रखो बस, नीचे m1 प्लस m2 चल ही रहा है, और यहाँ v1 है तो यहाँ पर u1 हो ही जाएगा। अच्छा मैं अगर कैसे याद करूंगा इसको, अगर मुझे याद करना है तो मैं बोलूंगा v1 लिखना है मुझे, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ m1 माइनस m2 m1 प्लस m2, फिर मैं कहता हूँ यहाँ पर 1 है ना, तो यहाँ पर u1, फिर मुझे याद है कि यहाँ पर 2m2 होता है, 2m2 m1 प्लस m2, और जब मैं u1 पहले लिख चुका हूँ तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, u2। अगर मुझे v2 लिखना है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल, तो m2 माइनस m1 कर दूंगा, यहाँ पर m2 प्लस m1 कर दूंगा, यहाँ पर u1 की जगह पर u2। अब ये 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 2m1 m2 प्लस m1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, u1। तो ये आपको याद करना है, कैसे भी करना है, मुझे नहीं फर्क पड़ता कैसे करोगे, लेकिन करना पड़ेगा, देखो क्योंकि ये डेरिवेशन बहुत टफ होता है, मैंने इजी कराया जितना हो सकता है, तो इसको नोट करो फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, और क्वेश्चन क्या था बता दिया मैंने, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है, ठीक है, ये बातें लिख लो फटाफट। सो बेटा ये एक डेरिवेशन है जो एग्जाम में आता है, इलास्टिक कोलिजन का डेरिवेशन पढ़ने के बाद वी हैव दिस डेरिवेशन, चुप हो जाएंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, या फिर शो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इनवेरिएबली लॉस्ट इन सच अ कोलिजन, मतलब इसको सिंपल बोले तो लॉस्ट इन काइनेटिक एनर्जी, जब भी हमारे पास एक इनइलास्टिक कोलिजन होगा, कौन सा कोलिजन है देखो, इनइलास्टिक, तो हमें प्रूफ करना है कि ऐसे प्रकार के कोलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, लॉस्ट। तो हमें ये प्रूफ करना है कि इस, क्या बातें कर रहे हो ऐसे, इधर ध्यान दो, कोई बातें नहीं करेगा, अगर कोई मुंह पे हाथ रख के बातें करेगा पता लग जाएगा मुझे। mg क्या होता है, ये
कोई बात, शांत हो गए सब, चलो अब पढ़ लेते हैं। सो शो डैट काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट इन सच ए कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है। प्रूफ करना, देखो तो प्रूफ करने के लिए ना पहले हम क्या करते हैं, देखो सुनो, हम मानते हैं एक बॉडी है m2 जिसकी वेलोसिटी है 0, रेस्ट पर कोई बॉडी है, और एक कोई दूसरा बॉडी आया m1 जिसका स्पीड है u1, वो गया और जाके टकरा गया, गया और जाके टकरा गया। जब ये जाके इसमें टकराएगा तो ये जाके दोनों मान लो चिपक गए आपस में, क्या हो गए, चिपक गए। तो ये m1 m2 आपस में चिपक गए और एक कॉमन वेलोसिटी से चल रहे, कॉमन वेलोसिटी से। अब हमें पता है ये जो कोलिजन है, ये कोलिजन है इन इलास्टिक, क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है। तो सबसे पहला नियम क्या, अब तुम बोलोगे करना क्या है इसके अंदर, लॉस निकालना है, लॉस काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ है वो निकालना है, शो करना है कि लॉस होता है, तो वही हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला नियम क्या है, कोई भी कोलिजन हो मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। तो यहाँ पर हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने वाले। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है, कहता है कि मास इंटू वेलोसिटी पहले वाले का प्लस मास इंटू वेलोसिटी दूसरे का, दूसरे का वेलोसिटी कितना, 0, इक्वल होगा मास इंटू वेलोसिटी फाइनल। तो फाइनली चिपक गए तो दोनों का मास चिपक जाएगा और वेलोसिटी कॉमन हो जाएगा, कॉमन क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी हमने माना है v, तो हमने यहाँ से v की वैल्यू निकाल ली, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू, वो कितना आ गया देखो m1 u1 और नीचे क्या आ जाएगा m1 प्लस, क्योंकि ये तो हट गया ना, ये पार्ट तो हट चुका है आपका, तो ये वाला पार्ट जो नीचे आ जाएगा तो हमें मिल जाएगा v। तो ये वेलोसिटी का हमारे पास वो मिल गया कि भैया जब एक इन इलास्टिक कोलिजन होता है और दोनों पार्टिकल आपस में चिपक जाए, तो चिपकने के बाद जो उनकी कॉमन वेलोसिटी होती है, जिस वेलोसिटी से वो आगे बढ़ रहे होते हैं चिपक के, उस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है m1 इनिशियल ऑफ फर्स्ट m1 प्लस m2। अब हमें निकालना है नाउ द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, हमें इसके अंदर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना होता है। तो द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑन कोलिजन कैसे मिलेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिससे क्या पता चेंज कितना चेंज हुआ है, वही तो लॉस होगा, के इनिशियल माइनस के फाइनल, कि पहले 50 था अब कितना हाथ में आया 40, तो लॉस कितना हो गया 10। तो आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को फाइनल से माइनस करना होगा। तो फटाफट आगे देखते हैं, देखिए तो कैसे बोलेंगे हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो टॉपिक है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या होगा, सॉरी इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल ज्यादा था ना, ज्यादा फाइनल कम हो जाएगा तभी तो लॉस होगा। तो इनिशियल माइनस फाइनल, तो इनिशियल क्या था देखो हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 0 का स्क्वायर, बोलो क्यों, दूसरा पार्टिकल रुका हुआ था। तो ये हो गया आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों का। फाइनल में क्या होगा, फाइनल में हाफ चिपक गए, वो दोनों चिपक गए, तो m1 प्लस m2 और वेलोसिटी कौन सा वाला, कॉम्बिनेशन वाला, चिपक के किस वेलोसिटी से चल रहे हो, वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन स्क्वायर, नहीं समझे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो पहले पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल का और दोनों का कंबाइन माइनस कर रहा हूं, तो ये माइनस कर रहा हूं मैं, ये इनिशियल है, ये है फाइनल। फाइनल क्या होगा, हाफ पूरा मास पूरा वेलोसिटी। अब ये तो खत्म हो गया, तो 0 हो गया, तो यहां पर क्या बचा, हाफ m1 u1 स्क्वायर, यहां पर क्या चल रहा है हाफ m1 प्लस, ये दिख भी रहा है नहीं दिख रहा, सबको दिख रहा है, देखो इसमें दिख रहा है, दिख तो रहा है, देखो देखो, तो ये हो गया हमारा हाफ m1 प्लस m2 चल ही रहा है, वेलोसिटी कॉम्बिनेशन का स्क्वायर, पीछे हमने वेलोसिटी निकाला था कॉम्बिनेशन का, याद है आपको, m1 बाई u1 बाई m1 प्लस m2, यही निकाला था हमने, इसका हमें स्क्वायर करना है, तो ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर कर दिया हमने m1 u1 बाई m1 प्लस m2। कोई तकलीफ, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई कष्ट नहीं, तो ये हाफ m1 प्लस m2 m1 u1, समझ में आ गया। अब देखो अगली बार क्या होगा, सोचो कि यहाँ पर देखो नीचे स्क्वायर है, m1 प्लस m2 का स्क्वायर हो जाएगा, पता ना आप लोगों को, क्योंकि होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर, तो नीचे स्क्वायर है और ऊपर 1 है, तो कट जाएगा, तो नीचे सिर्फ 1 बचेगा, ये स्क्वायर ये कट गया ना, 1 2 से ये कट गया, तो नीचे सिर्फ m1 प्लस m2 बचेगा, और जो स्क्वायर इस पे लग जाएगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, समझ में आया नहीं आया भैया, ये स्क्वायर है ना स्क्वायर, तो इसको अंदर कर दो, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, नहीं समझे, सबको दे दिया स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से ये कट जाएगा, क्योंकि ये 1 और ये 2 है, तो नीचे सिर्फ 1 बचेगा, तो नीचे सिर्फ 1 बचा और ऊपर हो गया m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर। क्या बात समझ में आ गई, तो ये तो चल ही रहा है, ये तो यहाँ पर रहेगा ही, 0 खत्म हो गया, यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला हमें 1/2 m1 u1 स्क्वायर और नीचे m1 प्लस m2।
अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है देखो हाफ m1u1 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, देखो हाफ m1u1 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया, हाफ m1u1 स्क्वायर कॉमन आ गया। तो यहाँ से तो पूरा कॉमन आया है, तो यहाँ हो गया 1। पर इस तरफ से क्या कॉमन आया है, 1/2 चला गया है। m1 का स्क्वायर है और कॉमन क्या है बताओ, m1 का स्क्वायर है, कॉमन आया है सिर्फ m1, सिर्फ m1 कॉमन आया है, तो एक m1 बच जाएगा। और u1 का स्क्वायर तो बाहर जा चुका है, और नीचे का m1 प्लस m2 नीचे का नीचे ही है। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम। ये एलसीएम लेंगे, ये इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो m1 से m1 कट जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, m2/m1 प्लस m2 क्या बचेगा, समझे। तो जो m1 प्लस m2 नीचे बचेगा उसको मैंने नीचे लिख दिया। यहाँ पर एक m1 था और यहाँ से m2 मिला, तो लिख दिया मल्टीप्लाई में m1 इंटू m2, और u1 का स्क्वायर तो था ही, और 1/2 तो है ही, समझ पा रहे हो। तो हाफ m1u1 स्क्वायर पहले से था, हाफ m1u1 स्क्वायर पहले से था, एक्स्ट्रा क्या आ गया, m2/m1 प्लस m2, जो कि यहाँ लिख दिया मैंने m2/m1 प्लस m2। तो यही लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। तुम बोलोगे इसके बाद हमें समझ नहीं आया, इसके बाद एलसीएम लेना नहीं आता तो मैं क्या करूँ, समझ जाओ मेरी बात नहीं समझे। ये बंदा मेरे दिमाग में आता है बार बार, तो कहता है ऐसे ऐसे याद करा दूंगा, ठीक है। मैं सोचता हूँ कभी तेज उछल गया टूट न जाए छत, समझ में आ गया। तो भाई देखो एलसीएम एलसीएम है, उसके बाद तो एलसीएम लेना है। 1/2 पहले से था, m1 पहले से है, u1 स्क्वायर पहले से है, यहाँ से क्या, यहाँ से कट जाएगा एलसीएम लेने के बाद, m2 m1 प्लस m2 बच जाएगा। तो ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है। क्या बात समझ में आ गई, प्लीज नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी लिखो, टाइम नहीं है इतना। अच्छा करना, साथ में लिख लेना, ठीक है, पीडीएफ भेज दूंगा, साथ में लिख लेना वरना टाइम लग जाएगा। अब देखो ये टॉपिक है, एक सुनो, ये टॉपिक एग्जाम में नहीं आता कभी, चुप आ जाओ। ये है इलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशन, कभी एग्जाम में नहीं आता कभी भी, पर जब हम कर ही रहे तो सारा ही कर लेते। तो 2 डायमेंशन का क्या मतलब था, सुन लो ध्यान दो इधर। 2 डायमेंशन में क्या होता है, हम ऐसा मानते हैं कि एक पार्टिकल है जिसका मास है m1, तो टॉपिक का नाम है इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। जिसका एक पार्टिकल है जिसका मास है m1, उसकी वेलोसिटी है u1। कोई दूसरा पार्टिकल है जो रेस्ट पर है जिसका मास है m2, और किस पर है, रेस्ट पर। ये वाला पार्टिकल गया, जैसे कैरम बोर्ड में होता है, कैरम बोर्ड में एक रेस्ट पर होता है, एक मोशन में हम कर देते हैं उंगली से मार के, तो टकराते हैं, और टकराने के बाद ऐसे रैंडम मोशन, समझ पा रहे हो। तो सेम देखो, ये कोई पार्टिकल है m1 जिसकी वेलोसिटी है u1, ये कोई पार्टिकल है m2 जो रेस्ट पर है, और ये जैसे ही आके टकराएगा इससे, तो ये ऐसे दोनों बिखर जाएंगे। मान लो पहला पार्टिकल इधर चला गया, m1 पार्टिकल v1 वेलोसिटी के साथ इधर चला गया, और m2 पार्टिकल v2 वेलोसिटी के साथ इधर चला गया। इसने एंगल बनाया θ1 इस लाइन के साथ, और इसने एंगल बनाया θ2 इस लाइन के साथ। तो देखो अब 2 डायमेंशन हो गए, कितने डायमेंशन हो गए, तो बोलते हैं कोलिजन इन 2 डायमेंशन। अब मुद्दा क्या है, मुद्दा कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो, जब भी कोई चीज एंगल पे होता है तो हमें कंपोनेंट तोड़ना होता है। तो देखो इसका मास है m1, इसका वेलोसिटी है v1, तो मैंने m1 v1 को अलग से बना लिया। देखो यहाँ एक ट्रायंगल, चुप जाओ, मैंने मजाक नहीं कर रहा, किसी को क्या बोलूं मैं, छोड़ो। अभी भी शोर कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, शर्म ही नहीं आ रही, यानी कि देख लूं, जब कभी दोबारा पढ़ूंगा तो इजी लगेगा। तो देखो यहाँ पर है ना, देखो पेपर कुछ दिन बाद है, टाइम कम है, लेट आए हैं, तब भी हम बात करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बी फोकस्ड, समझ में आए ना आए वो अलग बात है। जब हम इसे घर पे 2 बार और पढ़ेंगे तो अपने आप आ जाएगा। अगर मैं बता दूंगा इसको रट लोगे तो इजीली रट पाओगे, बिना बताए नोट से तो रट ही नहीं पाओगे। तो मुद्दा ये है कि इधर m1 वाला पार्टिकल, इधर m2 पार्टिकल है, तो हमने इस वाले एंगल का सहारा लेके एक लाइन खींचा, ये लाइन खींचा इस तरफ, और बोला ये एंगल हमारा θ1 है, और θ से ऊपर m1 v1 है, समझ पा रहे हो। ये लाइन खींचा और इधर बोल दिया m1 v1 है, तो ये m1 v1 है। अब m1 v1 के कंपोनेंट तोड़ेंगे इस तरफ, तो ये कहलाएगा m1 v1 cos θ1, और इस तरफ का कंपोनेंट होता है m1 v1 sin θ1, यानी थीटा के बगल वाला cos होता है। ये कंपोनेंट ब्रेकिंग होता है वेक्टर्स में। वैसे ही देखो मैंने इस वाले का भी बनाया, इस वाले में पार्टिकल इस तरफ गया हमारा, तो ये मेरा m2 v2 है, ठीक है। और ये लाइन मैंने खुद बनाई, ये लाइन बना दिया और बोल दिया ये है θ2, क्या ये θ2, तो थीटा के बगल वाला cos होगा, तो ऊपर कंपोनेंट होगा m2 v2 cos θ2, और इधर होगा m2 v2 sin θ2। क्या बात समझ में आ गया। तो कुल मिला के ये बात समझ में आ गई। अब हम बोलेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। देखो मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, हम लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन इज एक्स डायरेक्शन। एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स मतलब इस तरफ, तो इस तरफ देखो, इस तरफ
इस तरफ स्टार्टिंग में था m1u1 और बाद में कौन कौन आया है, बाद में x की तरफ ही आया है एक m1v1 cos थीटा 1 और एक और आया है m2v2 cos थीटा 2। तो x एक्सिस में हम बोलेंगे कि इनिशियल x एक्सिस में इनिशियल ये है m1u1 और फाइनल क्या है m1v1 cos थीटा 1 m2 देखो m1v1 cos थीटा 1 m2v2 cos थीटा 2। तो ये हो गया हमारा टॉपिक। फिर हम बोलेंगे कि 2 डायमेंशन है तो y एक्सिस भी होगा, तो मोमेंटम कंजर्वेशन इन y डायरेक्शन। तो देखो y के अंदर देखो y के अंदर स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है, जीरो है, सिर्फ x के अंदर स्टार्टिंग में इनिशियल। तो हम बोलेंगे इनिशियल y में है जीरो, y में क्या है जीरो, पर फाइनल y में है। फाइनल कैसे देखो, एक ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ है m1v1 sin थीटा 1 और नीचे की तरफ क्या है m2v2 sin थीटा 2। तो यहां पर हो जाएगा हमारा m1v1 sin थीटा 2 माइनस या प्लस m2v2 sin थीटा 2, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है ना इन दोनों का। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये हो गया हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन इन y। देखो m2v2 और m1v1 उल्टे हैं आपस में, ठीक है, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं 2D में। तो देखो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन में क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो स्टार्टिंग में क्या है देखो 1/2 m1u1 स्क्वायर प्लस 0, कोई दूसरा है ही नहीं। और फाइनल क्या है, फाइनल क्या हो गया 1/2 m1v1 स्क्वायर 1/2 m2v2 स्क्वायर। नहीं समझे मेरी बात को, स्टार्टिंग में एक पार्टिकल है आपके पास और दूसरा रेस्ट पर है, तो 1/2 m1u1 स्क्वायर प्लस 0, दोनों का काइनेटिक एनर्जी आ गया। और फाइनल क्या होगा हाफ m1v1 स्क्वायर हाफ m2v2 स्क्वायर। बस अगर कभी भी एंगल 0 डिग्री हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन कभी भी एंगल 90 डिग्री हो, थीटा 1 देखो थीटा 1 0 डिग्री हो, थीटा 2 90 डिग्री हो जाए तो इसको बोलते हैं हम गैलेंसी, ये रहा गैलेंसिंग कोलिजन। दोबारा बोल रहा हूं, तुम बोलोगे सर 2D वाला टॉपिक अच्छे से नहीं करा रहे। क्यों कराऊं अच्छे से जब आता ही नहीं है, बस करा रहा हूं कि जब भी आपका थीटा 1 0 डिग्री हो और थीटा 2 90 डिग्री हो तो इसको बोलते हैं गैलेंसिंग कोलिजन। फॉर एग्जांपल कहने का मतलब क्या है कि थीटा 1 0 डिग्री मतलब क्या है, देखो सुनो, यहां पर एक पार्टिकल है, यहां पर एक पार्टिकल है, ये आया टकरा के सीधा निकल गया, तो पहला एंगल कितना हो गया 0, और ये वाला जो पार्टिकल था ऐसे आ जाए, दूसरा एंगल कितना हो गया 90। यानी जब दो आदमी हो सामने और टकराने पर एक इधर चला जाए और एक इधर, तो इसको बोलते हैं क्या, एक के लिए एंगल 0, एक के लिए एंगल क्या है, दूसरे के लिए एंगल कितना है 90, इसको कितना बोलते हैं, इसको बोलते हैं गैलेंसिंग कोलिजन। तो दोबारा बोल रहा हूं, बड़ा आसान है, आप इसको याद करने का ट्राई करना। मैंने कोशिश किया है कि मैं बेस्ट बताऊं जितना बेस्ट हो सकता है। 2D वाला नहीं आता है, पर मैंने कहा कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ईच एंड एवरी टॉपिक। अब देखो ये वाला टॉपिक आता है एग्जाम में, तो इसको मैंने अच्छे से लिखा है। देखो एक टॉपिक होता है, टॉपिक का नाम होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये लास्ट टॉपिक है इस टॉपिक का, रेस्टिट्यूशन। टॉपिक का नाम क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये क्या होता है, देखो इसको बोलते हैं हम ई, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी कि किस वेलोसिटी से कोलिजन के बाद सेपरेट हो रहे और किस वेलोसिटी से अप्रोच हुआ। तो नहीं समझे, किस वेलोसिटी से वो पास आए थे और किस वेलोसिटी से दूर जा रहे हैं, उनका रेशियो होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो एग्जाम में डेफिनेशन लिख दोगे, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा बताओ, v1 माइनस v2, अप्रोच क्या होगा u1 माइनस u2। तो ये है e, ये क्या है e। अब सुन लो e के बारे में कुछ बातें। अगर कभी e की वैल्यू 1 है, एग्जाम में लिखा होगा e की वैल्यू 1 है, क्या मतलब है, इलास्टिक कोलिजन। अगर e की वैल्यू 0 हो जाए तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अगर e की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो तब होगा इन इलास्टिक, क्या होगा, और e की वैल्यू 1 से बड़ा हो जाए तो बोलते हैं हम सुपर इलास्टिक। अब तो बोलो समझ नहीं आ रहा, देखो e की वैल्यू 1 है मतलब इलास्टिक कोलिजन है, बॉल को फेंकेंगे बॉल दोबारा हाथ में आ गया। e की वैल्यू 0 है, बॉल को फेंका बॉल दीवार से चिपक गया। e की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो जब हम बॉल को फेंकेंगे तो हो सकता है कि बॉल हल्का सा उछले। यह परफेक्टली इन इलास्टिक, चिपक ही गया पूरी तरह। जैसे अगर मैं कीचड़ को भी फेंकूंगा तो कीचड़ भी बाउंस बैक तो होता है, लेकिन कीचड़ पूरी तरह चिपक जाए तो परफेक्टली इन इलास्टिक।
और कीचड़ हल्का सा बाउंस बैक हुआ है तो इनइलास्टिक, समझे? इनइलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक में ये फर्क है। और ई की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए, देखो जब ई की वैल्यू 1 थी तो इलास्टिक बोल रहे थे, अब 1 से बड़ी हो गई है सुपर इलास्टिक, मतलब आपने बॉल को ऐसे फेंका वो बहुत ऊंचा चला गया। ये देखा ना आप लोगों ने, एक बॉल आता है बॉल, क्या बोलते हैं उसको? क्रेजी बॉल, वो उसमें ये होता है सुपर इलास्टिक कोलिजन, मतलब कह सकते हैं क्या क्या नाम था, क्रेजी बॉल। मैंने देखा नहीं है तो मैं बोल दे रहा हूँ, क्रेजी, पागल बॉल। तो उस बॉल को अगर हम हल्का सा ऐसे फेंकेंगे ना तो वो छत पार कर जाएगा, मतलब उसका कोलिजन जो है सुपर इलास्टिक है। बात समझ में आ गया? दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको देखो इतना ही आता है, मैंने ट्राई किया पूरा एनसीईआरटी का एक एक लाइन कवर करने का, तो अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो चैप्टर आपके हाथ में है। सो दिस इज द चैप्टर, आप नोट कर लो, दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर। भगवान आपका भला करे।